हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 12th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट को सॉल्व नहीं किया है, उस वीडियो को नहीं देखा, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और अभी तक जो है हम 11 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आपको आसानी से मिल सके। और जिस सब्जेक्ट पर हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, हमारा मैथ, ठीक है ना। तो जो आपका CUET का एग्जाम होगा उसमें जो सेक्शन 3rd आएगा, मैथ का डोमेन अलग से आएगा। जो डोमेन का आपका होगा ना मैथ का, उसके क्वेश्चन आपसे अलग पूछे जाएंगे जिसका सब्जेक्ट मैथ है। लेकिन जो आपका सेक्शन 3rd आएगा उसमें आपका जो है मैथ, रीजनिंग और आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तीनों पार्टों से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको जो है 60 क्वेश्चन करने होंगे 60 मिनट में। तो उसमें से आपके 25 क्वेश्चन आपके मैथ के भी आएंगे। तो हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में आपको 25 से 26 क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं और एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। और दोनों पार्टों को मिला करके आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, तो एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि जो है आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 12th का ये सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा और प्रैक्टिस टेस्ट 12th का आपका 13th नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 12th का आपका जो है 13th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रामू सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%। इफ ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 20 रुपीज मोर, ही वुड हैव बीन गेन 21%। व्हाट इज द CP ऑफ आर्टिकल? रामू एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 28 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 21% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो देखिए भाई, अब यहाँ पर एक चीज जरा समझो। अगर आपको पता है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है आपका CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन होता है आपका 100, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस जब होगा तो 100 से माइनस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस होगा। अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो पहला आपका SP क्या आएगा? तो आपने कहा पहले इसने इसको 14% के प्रॉफिट पर आप क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो CP इंटू हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे 114 अपॉन 100। अच्छा, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस आपका 28 रुपीज वह अधिक पर उसको बेचता तो उसको 21% का प्रॉफिट होता। अर्थात सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाता आपका CP इंटू, तो 21% का प्रॉफिट है तो हो जाएगा आपका 121 अपॉन 100। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया गया है वो 28 दिया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 121 CP अपॉन आपका 100 माइनस 114 CP अपॉन हो जाएगा 100, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 28 के बराबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो ऊपर अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस,
तो यहाँ पे माइनस है, तो 121 से 114 को जब आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 7p। 7p इक्वल्स टू 28 आपका जो है 7cp। 7cp इक्वल्स टू आपका 28 इंटू 100। अब देखो आपको Cp निकालना है, तो Cp इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28 इंटू 100 अपॉन 7। ठीक है, 7 4 जा आपका 28, तो Cp आ जाएगा आपका 400 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 400 रुपीज़। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिया गया है, जो है 28, तो 14 और 21 का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 7%। ठीक है ना, तो 7% इक्वल टू 28 के, तो आपका जो है 100% इक्वल टू आपका जो हो जाएगा 400 के। क्लियर है? तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 400 रुपीज़ होगा। क्लियर? समझ में मेरी बात आ रही है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 14th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 30, 35, 40, 45 लीव्स द रिमाइंडर 18, 23, 28 एंड 33 इज। ठीक है ना, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 30, 35, 40, 45 से विभाजित करने पर शेष फल 18, 23, 28 और 33 आता है। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखो 30 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए? तो आपने कहा 30 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 18, और 35 से 28, 40 से 28, 45 से आपका जो है 33। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, 30 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 18। डिफरेंस कितने का है आपका? 12 का। ठीक है ना, 35 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए? आपने कहा 23। कितना डिफरेंस है आपका? 12 का। अगर जो है आप 40 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए? आपने कहा 28। तो यहाँ भी डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है? 12 है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका जो है 45 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 33। तो यहाँ भी आपका डिफरेंस कितना है? 12 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कि वो छोटी छोटी संख्या क्या, वो लीस्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लीस्ट नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा, लीस्ट नंबर वह कौन सा होगा, अर्थात छोटी छोटी संख्या वह कौन सी होगी? तो हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 30, 35, 40 एंड 45 माइनस 12। माइनस क्या हो जाएगा आपका? 12। वही आपकी लीस्ट संख्या होगी, वही आपका लीस्ट नंबर होगा, वो छोटी से छोटी संख्या होगी। तो अब एक काम करो, आप जो है कि 30, 35 और 40 और 45 का जरा एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकाल लेते हैं फैक्टर मेथड से। किसका है आपका? 30 एंड 35 एंड 40 एंड 45। ओके, सबसे पहले 2 से कर दें, 15 हो जाएगा। ये डिवाइड तो होगा नहीं, ये आपका 20 हो जाएगा, ये 45 आ जाएगा। फिर 2 से कर दो, तो ये आपका 15, ये 35, ये आपका हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। फिर 45, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 35, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 45। फिर 3 से कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर ये 35, ये 5 और ये आ जाएगा आपका 15। फिर 3 से कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5, 35, 5 और यहाँ भी आ जाएगा 5। फिर 5 से कर दो तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, और लास्ट में किससे कर देंगे? 7 से। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका इसका? तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा आपका 35। तो एक काम करते हैं जो है कि 72 में आप 35 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 72 में ज़रा 35 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 30 करते हैं 0, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 5 से कर दो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 1 हो जाएगा 36, 0 2 और 5 2, ये हो जाएगा आपका 2520। कितना आ जाएगा आपका? 2520। कितना आ जाएगा? 2520। तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2520 और माइनस हो जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा ये? 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा आपका जो है 2502। कितना हो जाएगा? 2502 आपका, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं, यहाँ पे 12 है। एक मिनट जरा रुकिए, गलत हो गया यहाँ पे हम लिखना चाहिए 12, हमने लिख दिया 18, क्योंकि माइनस का 12 होगा ना। तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचेगा 0, 2508 आपका सही आंसर होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है आपकी? वह छोटी से छोटी संख्या है आपकी 2508। ठीक है, जिसे आप 30, 35, 40 और 45 से यदि डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है 30 से डिवाइड करने पे 18 आएगा, 35 से डिवाइड करने पे 23 आएगा, 40 से डिवाइड करने पे आपका 28 आएगा और 45 से डिवाइड करने पे 33 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है ना? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई, क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपका जो है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 इक्वल्स टू 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। क्या होगी इसकी वैल्यू? अब देखो यहाँ पर आपको x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 की वैल्यू तो दी गई है। आपसे पूछा गया है कि x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 इक्वल्स टू आपका है 14। अब अगर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, दोनों तरफ अगर हम 2 को ऐड कर लें, ठीक है ना, दोनों तरफ अगर हम 2 ऐड कर दें तो x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 14 प्लस 2। अब देखो अगर दोनों तरफ आपने 2 को ऐड कर दिया तो आपका काम बन गया। भाई दोनों तरफ हमने ऐड किया ना, तो अगर वहां से 2 को आप हटाएंगे तो वैल्यू तो आपको यही मिल जाएगी। लेकिन यहाँ 2 ऐड करने पे अपना काम बन गया। क्या? देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर आप 2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, देखो जब इसका आप स्क्वायर हटाएंगे तो x के पावर आपका जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 हो जाएगा और इन प्लस में क्या होगा? 2ab। तो a और b की, a की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू तो आपकी यही आ जाएगी। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर में मिल जाएगा 2 के, सॉरी ये बराबर मिल जाएगा 4 के, 2 के नहीं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। कितने के? 4 के। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप एक काम करो, अगर यहाँ पर आप दोनों तरफ 2 माइनस कर दें, अगर दोनों तरफ आप 2 माइनस कर दें, यहाँ भी आपने 2 माइनस कर दिया और यहाँ भी आपने 2 माइनस कर दिया, तो फिर से आपका काम बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ये आपका 2 हो जाएगा। भाई इसको लिख सकते हैं ना आप कितना? x जो है भाई x a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम दोनों तरफ माइनस का 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 2ab में x स्क्वायर से x स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा।
तो फिर से वैल्यू तो आपकी यही आ जाएगी। तो यहाँ पर लेकिन हमारा काम बन गया कि x माइनस 1/x का क्या हो गया, होल ऑफ स्क्वायर। ये किसके बराबर में हो गया, ये आपका 2 के बराबर में हो गया, जो कि 4 माइनस 2। अब देखो जब आप x माइनस 1/x का जब पावर को आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा, √2। तो x माइनस 1/x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √2। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √2। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ मेरी बात आई भाई। आपको वैल्यू दी गई थी x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों तरफ माइनस का 2 कर दिया। तो यहां से ये किसकी वैल्यू बन गई, x² प्लस 1/x² के पावर 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16। जब इसके पावर को आप हटाएंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे बन गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसी प्रकार से जब दोनों तरफ हमने माइनस का 2 कर दिया तो ये बन गया x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर। और हमको x माइनस 1/x की वैल्यू ही तो चाहिए थी। तो जब इसका स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो आपका जो है किस में आ जाएगा, प्लस माइनस √2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन ABCD इज ए पैरालेलोग्राम इन विच कोण DAB इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड कोण DBC इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन कोण BDC इज इक्वल्स टू। दिए गए जो प्रश्न में जो है ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें कोण आपका DAB कितना है 75 डिग्री और कोण DBC कितना है आपका 60 डिग्री। तो आपसे BDC पूछा गया है, आपसे ये एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे ये एंगल पूछा गया है कि कोण BDC की वैल्यू बताइए। अब एक चीज देखें, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके जो समानांतर चतुर्भुज है उसमें जो है आपकी जो पैरेलल साइड हैं वो इक्वल होती हैं और जो आपके अपोजिट एंगल हैं वो आपके इक्वल होते हैं। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं देखो कि जो है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग AB किसके बराबर में होगा, DC के, CB बराबर होगा DB के। और यहाँ पर जो कोण आपका A है, जो कोण A है ये कोण C के बराबर में होगा और कोण जो B है ये कोण D के बराबर होगा, ठीक है, ये कोण D के बराबर होगा। अब यहां पर आप कह सकते हैं सर कोण B दिया गया, तो पूरा कोण नहीं दिया गया ना, ये दिया गया है DBC, कह सकते हैं CBD दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू 60 तो इसकी वैल्यू 60 नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पूरा एंगल को, जैसे कोण A बराबर कोण किसके है, C के, ठीक है ना, तो ये कोण B बराबर आपका कोण D के है। अब देखो कोण A की वैल्यू कितनी दी गई है, कोण A की वैल्यू दी गई है आपकी 75 डिग्री, तो कोण C की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 डिग्री, कितनी हो जाएगी 75 डिग्री। अब यहां पर अगर आप जो है ट्रायंगल कौन सा ले लें, BDC, अगर BDC आप ट्रायंगल ले लेते हैं तो ट्रायंगल के तीनों जो आपके एंगल होते हैं उनका जो टोटल सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रायंगल, अगर हम बात करें ट्रायंगल BDC की तो ये हो जाएगा आपका कोण आपका B प्लस कोण आपका C प्लस कोण आपका D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप बात करें तो आपको C की वैल्यू पता है कितनी 75, B की वैल्यू आपको दी गई है, B की वैल्यू दी गई है आपकी 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोण आपका D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस का कोण B प्लस कोण C हो जाएगा। अब देखो तो ये 180 डिग्री प्लस माइनस कोण B कितना है आपका 60 और कोण C कितना है 75, दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो तो 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका
135 कितना आ जाएगा आपका जो है ये 5 और 45। तो कोण जो आपका जो है डी है वो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो कोण आपका जो है BDC जो आएगा वो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया भाई? जो पैरेललोग्राम होता था, जो समानांतर चतुर्भुज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि जो है आपकी जो पैरेलल साइड है वो इक्वल होती हैं, जो अपोजिट आपके एंगल हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर कोण डी के। कोण ए की वैल्यू 75 है तो कोण सी की वैल्यू भी आपकी 75 है। अब आपको ये भी प्रॉपर्टीज पता है कि भाई जो ट्रायंगल है उसके तीनों कोणों का जो सम है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों की वैल्यू हमको पता है कि सी की 75, बी की आपको दी गई 60, तो डी की निकालना, डी की कितनी निकालेगी आपकी 45 डिग्री। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द रिमाइंडर व्हेन 6x³ माइनस 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इज 81/4, 63/4 की जो है आप 71/4 की 59/4। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो है अगर आप 6x³ माइनस 3x प्लस 2 को किससे डिवाइड करते हैं? अगर आप डिवाइड करते हैं जो है 2x प्लस माइनस 3 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको दिया गया है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के कर दो, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3/2। अब जो है इसमें x की वैल्यू जरा पुट कर दो। अगर इसमें हम जो है x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 6, x की वैल्यू रखने में कितना आ जाएगा आपका 3/2 का होल ऑफ क्यूब माइनस 3 इंटू 3/2 और प्लस हो जाएगा आपका 2। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है 6 इंटू 27/8 माइनस 9/2 प्लस आपका 2। तो 2 से कैंसिल कर दो, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 81/4 माइनस 9/2 प्लस का आपका 2। अब अगर हम इसका एलसीएम 4 ले लें, कितना ले लें? एलसीएम 4 ले लें। ठीक है ना, तो ये 81 माइनस का हो जाएगा 9 2 जा 18, अब प्लस हो जाएगा आपका 4 2 जा 8। ठीक है, 81 और 8 कितना हो जाएगा 89, 89 माइनस 18 अपॉन आप कर दो 4, तो ये कितना बचेगा आपका 9 माइनस 8 तो 1, तो 71/4 यही इसका रिमाइंडर होगा। यही जो है क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा। तो 71/4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इस वैल्यू को अगर 2x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 71/4। तो जो रिमाइंडर बच्चे को बचेगा 71/4। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन increases from 30 degree to 60 degree, then shadow of a post is diminished by 5 meter, then the height in meters of the post is। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है? तो देखो भाई, अब ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। एक पोल है आपका इस प्रकार से एक पोल है। अब करा कि जो उसका उन्नयन कोण है अर्थात एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री से आपका 60 डिग्री हो गया। अर्थात पहले आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा था, ठीक है ना,
एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा था, ये आपका पोल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा था, बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा हो गया। तो ये जो है अगर हम बात करें, इस लाइन को ऐसे आगे खींच देते हैं, यहाँ पे ऐसे पुट कर देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये समझ आइए कि यहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट है यहाँ, ठीक। और तो ये आपका पहले 30 डिग्री था, अब आपका ये 60 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री से 60 डिग्री होने पर जो ये शैडो की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, 5 मीटर कम हो गई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 5 मीटर कम हो गई। तो आपसे पूछा है कि जो आपका जो है ये जो आपका पोल है इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, अर्थात अगर इसको आप P मान लें, इसको आप Q मान लें और इसको आप R मान लें, तो आपसे PQ की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि PQ आपका क्या है, पोल है, खंबा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें और PQ की हमने ऊंचाई मान ली h, PQ की हमने ऊंचाई मान ली कितनी, h मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की हमने ये दूरी मान ली a मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी मान ली a मीटर। अब यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पे tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने कहा tan थीटा बराबर होता है आपका बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आपका PQ अपॉन QR। इसको आप लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि लाल बटे कक्का से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे L का मतलब रहता है लंब, ठीक है, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। अगर उसको आप जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से याद करना चाहते हैं तो वहाँ पे याद रख सकते हैं आपका PBP, ठीक है ना, अपॉन H और आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा B, ठीक है ना। जहाँ पे P आपका क्या है, परपेंडिकुलर, B क्या है आपका बेस और H क्या है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले tan 30 डिग्री अगर लेते हैं, अगर यहाँ पे हम tan 30 डिग्री लेते हैं तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अब देखो पूरा का पूरा 30 डिग्री लेंगे तो ये आपकी जो यहाँ से P से जो Q तक की दूरी है, अगर मैं बात करूँ PQ की तो P से नहीं RQ की, PQ की नहीं, अगर मैं बात करूँ RQ की तो R से Q तक की दूरी कितनी है, तो आपने कहा 5 + a। अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम और बना दें ये वाला, और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए S, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए S, तो Q से S तक की दूरी कितनी है आपकी a मीटर। अब देखो तो यहाँ पे अगर हम tan 30 डिग्री लेते हैं कितना हो जाएगा आपका H अपॉन 5 + a। अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है, इक्वल्स टू H अपॉन 5 + a, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 + a अपॉन √3, कितना हो जाएगा 5 + a अपॉन √3। अब अगर आपको a की वैल्यू मिल जाए तो H आप निकाल लेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लेते हैं, अब देखो आप यहाँ पे अगर आप tan 60 डिग्री लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा H अपॉन a, कितना हो जाएगा H अपॉन a, क्योंकि tan 60 डिग्री में आपका कौन सा ट्रायंगल आएगा, ये PQS आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका PQ अपॉन हो जाएगा आपका QS, तो H अपॉन a आएगा, क्योंकि QS आपने कितना माना है, a माना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका H अपॉन a। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका H अपॉन √3, कितना हो जाएगा H अपॉन √3। अब जरा यहाँ पे आप a की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, क्या बन जाएगा आपका ये समीकरण, ये हो जाएगा आपका जो है
h इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू कितनी है h अपॉन √3 और अपॉन हो जाएगा आपका ये √3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 प्लस h अपॉन हो जाएगा आपका 3। अब देखो, और यहाँ पे अगर आप 3 को इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है ये हो जाएगा आपका 3h और इक्वल्स टू हो जाएगा 5√3 प्लस h। अगर h को आप इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका जो है 2h इक्वल्स टू 5√3। ठीक है, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 अपॉन 2। कितना हो जाएगा 5√3 अपॉन 2। और आपसे h ही तो पूछा गया है, कितना हो जाएगा आपका 5√3 अपॉन 2। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है ना भाई। एंगल आप जो एलिवेशन था अर्थात जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, और जो शैडो थी वो 5 मीटर क्या हो गई, कम हो गई। तो आपने सबसे पहले tan 30 डिग्री लिया तो 5 प्लस a, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप क्या h की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 प्लस a अपॉन √3। फिर आपने tan 60 डिग्री लिया तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई h अपॉन 3, और वो आपने यहाँ पे h अपॉन √3 और वो आपने वहाँ पे रख दी। तो आपकी हाइट जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 5√3 अपॉन 2। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि अ थीफ स्टील्स अ कार एंड ड्राइव्स इट एट 15 किलोमीटर। द थेफ्ट हैज बीन डिस्कवर्ड आफ्टर 1 hour and the owner of the car set off in another car at 25 km/h. When will the owner overtake the thief from the starting point? एक चोर एक कार चुराता है और उसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। 1 घंटे के बाद चोरी का पता चला और कार का मालिक दूसरी कार में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। मालिक शुरुआती बिंदु से चोर को कब ओवरटेक करेगा? अब देखो भैया, ऐसा है कि एक चोर ने एक मालिक की गाड़ी को चुरा लिया। मालिक को 1 घंटे बाद पता चला कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो वो भी दूसरी गाड़ी को लेकर उसके पीछे पीछे भाग चला। अब जब उसके पीछे भागा तो जिस तरफ जो है चोर भागा उसी के पीछे तो गाड़ी मालिक भाग रहा है, अर्थात दोनों का जो डायरेक्शन है चलने का वो आपका सेम है। तो यहां पर बात आ जाएगी रिलेटिव स्पीड की, यहां पर बात आ जाएगी रिलेटिव स्पीड की, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड जब आपका डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है, और जब डायरेक्शन डिफरेंट होता है सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, क्योंकि जिधर भाई चोर गाड़ी लेके चुरा के भागा है उसी डायरेक्शन में उसके पीछे पीछे कौन भाग रहा है, गाड़ी का मालिक भाग रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो गाड़ी का मालिक है, जो कार का ओनर है, उसको कितने टाइम पता चला, 1 घंटे के बाद, ठीक है ना। 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे में चोर ने कितनी दूरी कवर कर ली, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन 1 hour, इन 1 hour। तो आपने कहा कि भाई 1 घंटे बाद उसको पता चला ना, तब तक जो चोर है वो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। वह 15 किलोमीटर की दूरी वह 1 घंटे में तय कर चुका था। 1 घंटे तक तो आराम से गाड़ी मालिक सोता रहा, लेकिन 1 घंटे बाद उसको पता चला कि भाई मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई। तो उस 1 घंटे में उस चोर ने उस कार के द्वारा 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब इसके बाद भाई उस गाड़ी मालिक को पता लगा, वो भी तुरंत एकदम निकला और दूसरी गाड़ी उसने ली, दूसरी गाड़ी उसने करी और उसके पीछे पीछे भाग चला। तो अब देखो, अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की,
रिलेटिव स्पीड, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है तो स्पीड आपस में घट जाएंगी। तो 25 माइनस 15 जब आप कर देंगे तो ये आ जाएगा जो है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें कि वनर ओवरटेक द थीफ, ठीक है ना, वनर overtake the thief from the starting point, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा कि भाई जैसे उसको पता चला तुरंत उसने भी चलना शुरू कर दिया, तो उसको वही जो 15 किलोमीटर आगे निकल गया है वही तो उसको कवर करना है। अगर वो दूरी कवर कर लेगा तो भाई उसका काम हो जाएगा, उसको ओवरटेक कर जाएगा। तो वो चल रहा, अब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी आपके 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको? 15 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। भाई स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपको जो है दूरी पता है 15 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड पता है 10 किलोमीटर, कितना समय लग जाएगा देखो भाई। तो 5 3 जा आपका हो जाएगा 15, 5 2 जा 10, 3/2r, 3/2r, या आप लिख सकते हैं इसको 1:1/2 आवर, अर्थात जो है वह उसको 1.5 घंटे में ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है ना। 1.5 घंटे में जो है जो कार का मालिक है वह चोर को ओवरटेक कर जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से चलने पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। डी में कौन सा ऑप्शन है? 2/1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि 2 सर्कल्स कट ईच अदर एट पॉइंट्स P and Q. Centers of 2 circles are respectively A and B, and PA is perpendicular to PB. If AB intersects segment PQ at R and ratio of area of 2 circles are 16:9, then respectively then AR ratio BR is. दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं। दो वृत्तों के केंद्र क्रमशः A और B हैं। PA PB के लंबवत है। यदि AB खंड PQ को R पर प्रतिच्छेद करता है और दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 16:9 है, तो AR रेशियो BR कितना होगा? इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सर्कल्स कट ईच अदर एट पॉइंट P एंड Q। देखो दो सर्कल हैं कुछ इस प्रकार से, 2 सर्कल्स कट ईच अदर ऑन P एंड Q। यहाँ पे आप ये P है और यहाँ पे इसको ये कट करता है Q। ओके, फिर क्या कह रहा है? सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स आर रिस्पेक्टिवली A एंड B। इनके जो सेंटर हैं, इनके जो सेंटर हैं, ठीक है ना, इनके जो सेंटर हैं यहाँ पर, एक का सेंटर A है, एक का सेंटर A है और एक का सेंटर B है। फिर क्या कह रहा है कि A एंड B एंड PA इज परपेंडिकुलर टू PB। देखो PA इज परपेंडिकुलर टू PB, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? इफ AB इंटरसेक्ट सेगमेंट PQ एट R। अब देखो जो ये AB सेगमेंट है यह जो है P और Q को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? ये इंटरसेक्ट करता है R पे। और जो आपका PA है वह PB पर क्या है? आपका जो है क्या है? आपका परपेंडिकुलर है।
भाई अगर आप पीबी को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जो पीए है वो उस पर क्या है, परपेंडिकुलर, उस पर लंबवत है। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। अब यहाँ पर देखो दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए बी सेगमेंट पी क्यू एट ए बी इंटरसेक्ट सेगमेंट पी क्यू एट आर एंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर 16:9। तो दोनों सर्कल का जो एरिया का जो आपको जो है रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 16:9। और आपसे पूछा गया है कि ए आर रेशियो आपका जो है बी आर कितना होगा, इसका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप बात कर लें यहाँ पे जो है, अगर आप इन दोनों ट्रायंगलों को ले लें, अगर आप भाई एक सर्कल आपका ये है, ठीक है ना। अब देखो ये ट्रायंगल आपका बना, ये ट्रायंगल आपका जो है, इसको यहाँ सही से बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है आपका यहाँ से कुछ ऐसा बने, इस ट्रायंगल को आप अगर ले लें पूरे ट्रायंगल को, ठीक है, बात मेरी समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये ट्रायंगल देखो ये बना आपका ए पी आर और एक बना पी बी आर। तो अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल ए पी आर और ट्रायंगल आप जो है ट्रायंगल बी पी आर को ले लेते हैं, बी पी आर को ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो है बी पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए पी अपॉन बी पी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन बी पी का होल ऑफ स्क्वायर। ट्रायंगल सर्कल की जो है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए पी अपॉन बी पी का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी आर की, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो है आपका 1/2। अब देखो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपका ए आर इंटू हो जाएगा जो है आपका पी आर अपॉन हो जाएगा जो है 1/2 इंटू हो जाएगा आपका बी आर इंटू हो जाएगा आपका पी आर, ठीक है ना। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका ए पी अपॉन बी पी का होल ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से आपका 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर में बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आर अपॉन बी आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक आपने क्या मान लिया, आपने एक मान लिया जो है आपने एक की रेडियस को मान लिया आपने R1 और एक की रेडियस को आपने मान लिया R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, और ये बराबर में दिया गया है आपके 16/9 के। किसके बराबर दिए, 16/9 के। अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, इधर का भी स्क्वायर कर दें, तो ये R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16/9, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 256/81। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा जो है 256/81। तो यहाँ पे ए आर रेशियो बी आर आपका क्या आ जाएगा, 256 आपका 81। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो आपसे ए आर रेशियो बी आर ही तो आपसे पूछा गया था, तो ए आर रेशियो बी आर आपका आ जाएगा 256/81। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन।
सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 6,000 रुपीज फॉर 3 years एट 1.5% पर एनम। 1.5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपए पर CI और SI के लिए अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया, आपको प्रिंसिपल दिया गया कितना 6,000 रुपीज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 1.5%, या आप इसको लिख सकते हैं कितना, ये लिख सकते हैं आप 15 अपॉन हो जाएगा आपका 100, जिसको हम लिख सकते हैं 1000। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं ना, एक मिनट जरा कि 1.5 को हम लिख सकते हैं 115 अपॉन 10, 100 तो वहाँ पे बाद में लगा लेंगे, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये 3/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया गया, अर्थात टी की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 3 ईयर, टी की वैल्यू दी गई है 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, अर्थात 6,000 इंटू आपका जो है कितना हो जाएगा, इंटू आपका जो है 3/2। ठीक है, 3/2 इंटू आपका हो जाएगा 3, और ये बाई 2 में आपका 2 नीचे चला जाएगा, तो 100 इंटू 2। तो 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से आप इसको कैंसिल कर दो 30 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 270 आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो 6,000 रुपीज़ पर 3 ईयर का जो है 1.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 270 रुपये आएगा। अब जरा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। अब अगर हम CI की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू तो P कितना है आपका 6,000 प्लस 1 प्लस R अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 3/200 के पावर हो जाएगा आपका 3, और माइनस हो जाएगा आपका 6,000। कितना हो जाएगा 6,000। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका 6,000 इंटू हो जाएगा आपका 203 इंटू 203 इंटू 203। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा जो है आपका 200 इंटू 200 इंटू 200 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सॉरी माइनस हो जाएगा आपका 6,000, माइनस हो जाएगा आपका 6,000। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो और कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा। अब जरा 203 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 203 में 203 का जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। तो आपने कहा सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लेते, नहीं 200 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 0 ये हो जाएंगे, यहाँ करेंगे 2 3 जा 6, 0 2 2 जा 4, फिर 0 का होगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का करेंगे तो कितना 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 0 0 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा आपका ये 9 0, और ये हो जाएगा आपका 6 और 6 हो जाएगा आपका 12, ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, 41,029 है, 41,209 आएगा, 41,209, क्योंकि भाई 6 से 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 41,209 आपका आ गया इसका मल्टीप्लाई। अब इसमें जरा 203 का मल्टीप्लाई और कर लो, कितना आ जाएगा देखो जरा, 200 का करेंगे तो 0 0, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 00 ये 0 और 1 2, फिर आपका ये 3 4 और यहाँ तक आ जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12। ठीक है, अब जरा इसको ऐड कर लिए, कितना आ जाएगा देखो जरा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 8 और 6 हो जाएगा 14, 1 आपका होल्ड हुआ, 3 + 1 4, और 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है,
4 + 2 हो जाएगा आपका 6 और 3 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 83 65 42 7। क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम एक बार जरा और चेक कर लेते हैं, कहीं हमारा मल्टीप्लाई गलत तो नहीं हुआ भाई। ये आपका 3 पहले 200 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 0 आपने बढ़ा दिया यहाँ पे, 2 3 जा 6 आपका बिल्कुल सही था। 3 का मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9, 3 कितना आ जाएगा आपका 9 0 12 और ये हो जाएगा आपका 4 1 2 0 9। 200 के किया तो 2 0 ये बढ़ गए, 2 से किया 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 3 से किया 0 से किया फिर 3 से किया, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 7 2 14 को 4 आपका 1 होल्ड हुआ, 3 + 1 4 और 1 हो जाएगा 5 और 4 और 2 हो जाएगा आपका 6। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका 83 65 83 65 4 2 7। अच्छा, माइनस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 4 2 जा 4 6 जा हो जाएगा 24। भाई 2 2 जा ये जाएगा 4, तो यहाँ से 3 0 आ जाएंगे, 3 0 यहाँ से आ जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 आपका जो है ये 3 0 कर दो। अब यहाँ से इसको माइनस कर लो, ये इसका भाग दे दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर, इतना आ गया आपका? ठीक है, तो ये तो अभी आपका क्या है, ये तो इनका मल्टीप्लाई, अब इसमें हमको 3 का मल्टीप्लाई अभी और करना है। ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें और करना भी, इसको जो है इसको यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि पूरी वैल्यू एक साथ में आ जाएगी। तो 8 3 6 5 8 3 6 5 4 2 7 में हम 3 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। देखो कितना आएगा, 3 7 जा 21 आपका 2 होल्ड हुआ, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 और 3 4 जा 12 1 होल्ड हुआ, 3 5 जा 15 और 1 हो जाएगा आपका 16 1 आपका होल्ड हुआ, 3 6 जा 18 और 1 हो जाएगा 19 1 होल्ड हुआ, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 1 हो जाएगा 10 0 और आपका 1 होल्ड हुआ, 3 8 जा 24 और 1 हो जाएगा 25। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इतना लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है जो वैल्यू आपकी 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई 3 का मल्टीप्लाई हम करना भूल गए थे ना, क्योंकि यहाँ पे 3 भी तो आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2509 626281। अब इसमें से आप 24 1 2 3 1 2 3 0 को माइनस कर दीजिए, 1826901 ये इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 1096281 कितना आ जाएगा, ये इतना माइनस करने पे, इतना जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 96281। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4000 से, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4000 से, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जरा डिवाइड कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, तो लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, चूँकि भाई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 4000 में आपको किस में भाग देना है, आपको 0968281 में कितनी बार जाएगा, 2 टाइम 8000। ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा आपका 2। फिर कितनी टाइम देंगे आप, 7 टाइम। कितना हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे आप 8 नीचे ले लो। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 728,000 आपका आ जाएगा। यह आएगा 8 2 और यह आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 1। फिर आपने यहाँ 1 लिया, फिर 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 281। अब इसमें तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी भाग नहीं आएगा, 0 एक 0 और बढ़ा दीजिए, फिर 7 टाइम चला जाएगा तो 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 0 0 1। ठीक है,
ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर आपका जो है एक 0 बढ़ाया, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा दिया, 4 2 ज़ा 8, ये 8 हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है 274.07 तक आप ले लो, ठीक है, 0.07 तक आप ले लो। तो जब आप इसको भाग देंगे, ठीक है, जब आप इसको भाग देंगे किसको? 96281 को, किससे? 4000 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 274.07। यहाँ तक हम ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आगे भी आएगा आपका 0205, ठीक है, जहाँ तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम डिफरेंस देखें, CI से अगर हम SI को क्या कर दें? माइनस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 274.07, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 270 है, तो आ जाएगा आपका 4.07 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 रुपीज़ 0.07, ठीक है ना, क्लियर। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स ड्यू टू लीकेज एट द कॉर्नर ऑफ द बॉटम, इट फिल्स द टैंक इन 9 आवर्स। When tank is full, in how much time will it be impeded by the leak? एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तली के कोने में रिसाव के कारण ये टंकी को 9 घंटे में भर देता है। जब टंकी भर जाती है तो रिसाव से टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अब यहाँ पर देखिए, आप मान लीजिए 2 पाइप हैं, एक पाइप है A और एक पाइप है आपका B। ए आपको टंकी का भरने का काम करता है और बी वह लीकेज है जिससे जो है पानी का रिसाव होता है, अर्थात पानी निकलता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो ए है वो जब इस टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है? 6 आवर्स में। लेकिन ए के साथ जब बी आ जाता है, अर्थात लीकेज के साथ में इसको 9 घंटे लग जाते हैं। भाई ए वह पाइप है जो कि टंकी को भर रहा है, बी वह लीकेज जिससे टंकी का पानी खाली हो रहा है। तो ए कितने घंटे में? 6 घंटे में। जब दोनों मिल गए तो 9 घंटे लग गए उसको। टोटल वर्क, तो दोनों का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा? 54। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, अर्थात कह सकते हैं जो टंकी है जो है वो 54 लीटर की है। कैसे निकला आपका? दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया। अब यहाँ से अगर हम दोनों की इफिशियंसी की बात करें, दोनों की इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी जो है कितनी आ जाएगी? देखो, ए की अकेले की आ जाएगी 9 और इन दोनों की मिला के आ जाएगी आपकी 6। तो अगर मैं बात करूं कि बी की इफिशियंसी कितनी होगी, जो लीकेज है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो आपने कहा ए की इफिशियंसी, इन दोनों की इफिशियंसी को माइनस कर दो, तो 9 - 6 जो आपकी बी की इफिशियंसी वो है 3 लीटर, वो है 3 लीटर पानी निकालने की। ठीक है भाई, ये जो है 9 यूनिट काम कर रहा है। तो अब जब ए के साथ बी मिल गया तो वहां पर तो 6 यूनिट ही काम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो 3 यूनिट पानी वो कौन निकाल रहा है? वो निकाल रहा है बी। तो बी की जो इफिशियंसी है वो एक बार में 3 लीटर पानी निकालने की है। तो बी जो है अगर जो है टंकी पूरी की पूरी फुल है तो बी को कितना टाइम लग जाएगा? बी को कितना टाइम लग जाएगा उस टंकी को खाली करने में? तो 54/3, इसको आपका जो है 18 आवर लग जाएंगे। 18 घंटे में जो है बी उस टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? भाई ए अकेला 6 घंटे में भर सकता है, एक साथ जब बी मिल गया तो उसको 9 घंटे लग गए। टोटल वर्क हो गया आपका 54। इफिशियंसी ए की अकेले की 9 है, लेकिन जब बी मिल गया तो उसकी इफिशियंसी दोनों की मिला के 6 हो गई। अर्थात जो 3 लीटर पानी जा रहा है वो बी ही तो निकाल रहा है। तो बी की इफिशियंसी अकेले कितनी है? 3 लीटर पानी निकालने की एक बार में। तो 54 लीटर का पूरी की पूरी टंकी भरी है 54 लीटर की, तो उसको निकालने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 18 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका पाई चार्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अब ये जो डायरेक्शन है आपका वो 23 से 25 तक क्वेश्चन के लिए है।
कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय ए कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट कंपनी over the period from 2009 to 2015. Study the graph carefully and answer the questions given below. निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2009 से 2015 की अवधि में एक कंपनी द्वारा आयात की गई मात्रा का उस कंपनी से निर्यात की मात्रा के अनुपात को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। रेशियो ऑफ वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट बाय ए कंपनी ओवर द ईयर, ठीक है ना, ये आपको रेशियो दिया गया है ईयर बाय ईयर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, ठीक है। 2009 में आपका 0 पॉइंट यहाँ पे जो है आपका 70, ठीक है। 2010 में आपका 0.85, 2000 में आपका 0.4, फिर आपका 2012 में 1.20, फिर 2013 में 1.4 और 2014 में 0.95, 2015 में आपका 1.55। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच एक्सपोर्ट वाज मोर देन द इंपोर्ट, कितने वर्षों में जो निर्यात है वह आयात से अधिक था। अब यहाँ पर देखो आपको जो है ये रेशियो दिया गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो भाई निर्यात जो है वह आयात से क्या था, अधिक था। तो कितने वर्षों में जो आपका रेशियो है, कितने वर्षों में जो रेशियो है वो आपका रेशियो जो है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। भाई ये तो कह रहा है कितने वर्षों में जो निर्यात है वह आयात से अधिक है। तो भाई जहां जहां रेशियो आपका लेस देन 1 होगा उन वर्षों में जो है जो आपका एक्सपोर्ट है वह इंपोर्ट से ज्यादा होगा, अर्थात निर्यात जो है आयात से ज्यादा होगा। अब यहां पे अगर हम बात करें देखो तो कब कब है, तो आपने कहा 2009 में आपका 0.7 है, तो देखो ये आपका 1 से क्या है, आपका लेस देन है। इसके बाद अगर आप बात करें 2010 में भी आपका 2010 में कितना है 0.85, तो ये भी जो है आपका कितना है, ये भी आपका 1 से लेस देन है। तो ये भी जो है आपका जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है वह इंपोर्ट से क्या है, ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 2011 में आपका 0.4 है, तो यहाँ पर भी जो आपका एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर 2012 की बात करें तो ये 1.20 है। अब ये तो 1 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जो इंपोर्ट था वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा था। इसके बाद अगर 2013 की बात करें तो 1.4 है। इसी प्रकार से देखो 2014 में देखेंगे तो ये है आपका 0.95, ठीक है। भाई जब जब वो है 1 से लेस देन होगा तभी जो है आपका जो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा है तो फिर जो है आपका इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो इन 4 वर्षों में देखो 2009 में, 2010 में, 2011 में और 2014 में आपका जो है 1 से जो है लेस है जो है आपका इंपोर्ट, तो इसलिए जो है उन वर्षों में एक्सपोर्ट क्या था, आपका ज़्यादा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 वर्षों में जो है आपका जो इंपोर्ट था वह जो एक्सपोर्ट था वह इंपोर्ट से ज़्यादा था, अर्थात जो निर्यात था वह आयात से ज़्यादा था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका जो है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन इंपोर्ट फ्रॉम 2012 टू 2013, 2012 से 2013 तक का आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब देखो जो ये आपको पाई चार्ट दिया गया है ये केवल आपके रेशियो को दर्शाता है, ये केवल किसको दर्शाता है, रेशियो को दर्शाता है। अगर हमें किसी एक की वैल्यू दी जाती इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में से तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डेटा इनसफिशिएंट है, डेटा आपका पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की कुछ वैल्यू तो दी होनी चाहिए थी, अगर दी जाती तो आप आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि ये तो आपका केवल रेशियो दिया गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डेटा आपका इनसफिशिएंट है, अर्थात जो डेटा है वो आपका अपर्याप्त है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन पाई चार्ट पर ही आपका बेस्ड है। क्वेश्चन करा कि इफ इंपोर्ट ऑफ द कंपनी इन 2010 वाज 289 करोड़, ओके, देन द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी इन द सेम ईयर वाज। यदि 2010 में कंपनी का आया 289 करोड़ रुपए था तो उसी वर्ष कंपनी से निर्यात कितना था। अब देखो यहाँ पे अगर हम मान के चलें कि निर्यात जो है कि लेट द एक्सपोर्ट इज ए रुपीज़। कितना मान लिया आपने? ए रुपीज़, ठीक है ना, कितना मान लिया आपने? ए रुपीज़। तो दोनों का जो आपका जो है यहाँ पे दिया गया है कि 2010 में जो उसका क्या था, जो इंपोर्ट था वो 289 करोड़ का था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो है, यहाँ पे आपको दिया गया है 0.85 इंटू ए इक्वल्स टू आपका दिया गया है 289। कितना दिया गया है? 289। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a इक्वल्स टू तो जगह 289 अपॉन 0.85। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो 289 इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में आपका जो है 85 हो जाएगा। अगर 17 से मैं काटूंगा तो 17 5 जा आपका हो जाएगा 85, 17 1 जा 17 और 17 2 जा हो जाएगा, नहीं 17 7 जा हो जाएगा आपका 190, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर भी होता है आपका 289, ठीक है। तो 17 1 जा ऐसे काट दो 17 से, 17 1 जा 17, 17 7 जा आपका 119, 5 से कैंसिल कर दो तो 5 3 जा आपका 15, कितना बचेगा 2, और 5 4 जा 20, तो ये बचेगा आपका 340। कितना बचेगा? 340। तो ए जो है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? आ जाएगी 340 रुपीज़ करोड़ में आएगी, 340 करोड़ रुपीज़ आ जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो आपका इंपोर्ट था, इंपोर्ट अगर 289 करोड़ का है तो एक्सपोर्ट आपका 340 करोड़ रुपए का है। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।